2013 में आई फेमस मूवी द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट को आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि उस मूवी की मेकिंग में जितने भी पैसे यूज हुए थे वो मलेशिया के वेल्थ फंड का पैसा था। मतलब वो सारा पैसा मलेशिया की डेवलपमेंट के लिए यूज होने वाला था। वैसे तो इस मूवी का बजट $100 मिलियन का था, लेकिन मलेशिया के इस फंड से $4.5 बिलियन गायब हुए थे, जिनको अगर आप इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो होगा 37,500 करोड़ रुपए। तो आखिर इतने पैसे गए कहां पे और कौन था वो इंसान जिसने मलेशियन गवर्नमेंट के साथ इतना बड़ा फ्रॉड किया, जानेंगे आज की वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, देखिए अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो भी कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है इंग्लैंड के एक बोर्डिंग स्कूल से जिसका नाम था हैरो। बेसिकली इस स्कूल में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट काफी रिच फैमिली से बिलोंग करते थे। जैसे कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे, कुछ के पेरेंट्स ऑयल कंपनी के मालिक थे, और इसी प्रकार के अमीर अमीर लोगों के जो बच्चे थे वो यहाँ पे पढ़ा करते थे। अगर हम साफ शब्दों में कहें तो ये जो स्कूल था अमीरों का स्कूल था। 1988 में इस स्कूल के अंदर एडमिशन होता है जॉ लो का, और किसको पता था कि ये बच्चा एक दिन मलेशिया के साथ इतना बड़ा स्कैम कर देगा। जी हाँ दोस्तों, यही है इस पूरे स्कैम का मास्टरमाइंड। देखिए, इसका शुरुआत से ही मानना था कि अगर जीवन में सफलता पानी है तो अपने से 4 गुना ज्यादा अमीर व्यक्ति के साथ कांटेक्ट बनाओ। वैसे तो ये खुद भी एक रिच फैमिली से बिलोंग करता था। इसकी पूरी फैमिली मलेशिया के आइलैंड पिनांग में वेल सेटल थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि इंसान के पैसे की भूख कभी भी खत्म नहीं होती, और ऐसे ही कुछ इसके साथ भी हुआ। सबसे पहले तो उसने हैरो में कुछ वेल्दी लोगों के साथ फ्रेंडशिप करना स्टार्ट किया, और एक बार फ्रेंडशिप हो गई तो उसके बाद में अपने अमीर दोस्तों को इंप्रेस करने के लिए इसने मलेशिया में समर वेकेशन के लिए उन्हें बुलाया। और जब वो वहां पे गए तो उनके लिए 160 फीट की एक यॉट बुक की, और उनको बताया कि ये जो यॉट है ये मेरी खुद की है। देखिए दोस्तों, वो सभी अमीर दोस्तों को ये एहसास दिलाना चाहता था कि वो भी एक मल्टी मिलियनर फैमिली से बिलोंग करता है। और सच बताऊं तो सारे स्टूडेंट्स को ये कंफर्म भी हो गया था कि जो लोग भी हमारी तरह बहुत ज्यादा अमीर है। अब दोस्तों, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को लग रहा होगा ये जो लड़का है शो ऑफ करने के लिए सारी चीजें कर रहा है, लेकिन आगे की स्टोरी में आप जानकर शॉक हो जाएंगे कि ये कनेक्शन इसको कहां और कितना ज्यादा काम आया। अपनी स्कूलिंग खत्म करने के बाद में वो वॉर्टन यूनिवर्सिटी अमेरिका चला गया, जहां उसने अपने आगे की स्टडी कंप्लीट की, और यहाँ पे वो अमीर लोगों से कनेक्शन बनाता रहा और अपनी पर्सनल ब्रांडिंग भी करता रहा। जैसे वो यूनिवर्सिटी में आने वाले न्यूज़पेपर में अपने नाम से स्टॉक मार्केट के ऊपर आर्टिकल लिखता था, जिससे लोग उसे एक अच्छा स्टॉक पिकर समझने लगे। लेकिन आपको जानकर हैरानी हो जाएगी, उसे स्टॉक मार्केट के बारे में जीरो नॉलेज थी। जितने भी आर्टिकल वो पब्लिश करता था वो सभी वॉल स्ट्रीट द्वारा एनालाइज की गई रिपोर्ट होती थी, उनसे वो कॉपी करके लिख देता था। अपनी रेपुटेशन को और बढ़ाने के लिए उसने एक लेक्सस कार रेंट पे ले ली थी, जिसे वो अपने कैंपस में चलाया करता था, ताकि उसके रिच फ्रेंड्स उसके साथ पार्टीज वगैरह में जा सके। और दोस्तों, ये तो कुछ भी नहीं है, उसने यूनिवर्सिटी में ये ह्यूमर तक फैलाया था कि वो मलेशिया का प्रिंस है। अब तक वो वॉर्टन के सभी अमीर स्टूडेंट के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना चुका था, और फिर उसने एक दिन अपने बर्थडे पर एक नाइट क्लब में ग्रैंड पार्टी ऑर्गेनाइज की, जहां उसने सभी रिच फ्रेंड्स को इनवाइट किया। दोस्तों, ये उसके लिए एक बर्थडे पार्टी नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट था, क्योंकि उसकी पार्टी में जो भी आया था उनको वो बहुत ही बारीकी से देख रहा था, उनको समझने की कोशिश कर रहा था, जैसे कौन क्या काम करता है, किसके पेरेंट्स कौन सी कंपनी में काम करते हैं वगैरह वगैरह। इस पार्टी में उसने ओपन बार, लग्जरी फूड, एक्सपेंसिव ड्रिंक, डांसर, इन सब का अरेंजमेंट किया था, ताकि उसके अमीर दोस्तों को कोई भी कमी महसूस ना हो। पार्टी में उसके सभी दोस्तों ने जी भर के एंजॉय किया, उसकी बहुत तारीफ भी की, लेकिन पार्टी एंजॉय कर रहे लोगों को ये नहीं पता था कि जॉ ने इस पार्टी के लिए सिर्फ 25% का ही पेमेंट किया था, बाकी 75% पेमेंट देने के लिए उसके पास पैसे ही नहीं थे। अब आप सोच रहे होंगे, मैंने तो आपको पहले ही बताया कि जॉ एक बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करता था, तो उसके पास पैसे क्यों नहीं थे। देखिए, इस तरीके की नाइट क्लब पार्टी को ऑर्गेनाइज करने में बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं, और जॉ लो की फैमिली उतनी भी अमीर नहीं थी कि वो सिर्फ एक पार्टी के लिए इतना बड़ा अमाउंट दे सके। अब पार्टी खत्म होने के बाद में उसे कंटिन्यूअस नाइट क्लब से कॉल आने लग गए बची हुई पेमेंट लेने के लिए, लेकिन वो नाइट क्लब वालों को घुमाते रहता। कभी वो उनको डिस्काउंट देने के लिए रिक्वेस्ट करता, कभी टाइम मांगता, तो कभी कुछ और बहाने बनाकर हमेशा उनको टालते रहता। अब दोस्तों, ये तो उसकी पर्सनल प्रॉब्लम थी, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो उसकी बर्थडे पार्टी की वजह से उसे काफी ज्यादा बेनिफिट भी हुआ, क्योंकि इस पार्टी में उसे एक ऐसा दोस्त मिला जो अरब में रहता था, और इसी दोस्त के साथ मिलकर जॉ लो ने पूरे मिडिल ईस्ट का टूर किया, जहां पे उसकी मुलाकात काफी पावरफुल लोगों से हुई, जिसमें से कुछ लोग कच्चा तेल निकालकर बेचने का काम करते थे, कुछ लोग माइनिंग का काम करते थे, और हर बार की तरह यहाँ पे भी उसने अपने स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाए। एक माइनिंग कंपनी के ओनर ने जॉ लो को कहा कि आप मिडिल ईस्ट के पावर स्ट्रक्चर में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड लग रहे हैं, क्योंकि जॉ लो इनडायरेक्टली ये जानना चाहता था कि किसी देश के पैसे को कौन कंट्रोल करता है। फिर इसी बीच उसका कनेक्शन एक ऐसे व्यक्ति से होता है जो अबू धाबी के सॉवरेन वेल्थ फंड को कंट्रोल करता था। अब आप में से काफी सारे लोग जानना चाह रहे होंगे ये सॉवरेन वेल्थ फंड एक्जेक्टली होता क्या है, तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। देखिए, मिडिल ईस्ट के जितने भी देश हैं उनकी इकोनॉमी सबसे ज्यादा ऑयल पे डिपेंडेंट है, तो इस ऑयल को बेचकर जितना भी पैसा आता है उससे किसी प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, जैसे कि रोड बनाई जाती है, कॉर्पोरेट बिल्डिंग बनाई जाती है, स्टेडियम बनाया जाता है वगैरह वगैरह, या फिर उस पैसे को कहीं पे इन्वेस्ट किया जाता है ताकि उस पैसे से और पैसा बनाया जा सके और अल्टीमेटली जो पैसा है वो बढ़ जाए। अब डायरेक्टली तो इन्वेस्ट नहीं किया जा सकता, तो जो भी इन्वेस्टमेंट का काम
होता है वो सॉवरेन वेल्थ फंड के थ्रू होता है। अब देखिए दोस्तों, आपको पता होगा पूरे वर्ल्ड में पेट्रोल और डीजल की कितनी ज्यादा डिमांड है, तो उस हिसाब से कितना सारा पैसा मिडिल ईस्ट के देश कमाते होंगे। तो जो भी पैसे ये कमाते हैं उसका बड़ा हिस्सा सॉवरेन वेल्थ फंड में जाता है और इस फंड को मैनेज करने वाले बहुत ही कम लोग होते हैं। अब जरा आप खुद सोचिए, इतने पैसे में से कुछ पैसे यहाँ वहां हो भी जाए तो किसी को क्या फर्क पड़ेगा। जैसे इस तरीके के फंड के बारे में जो लोगों को पता चला, वो समझ गया कि उसकी लाइफ का एक ही मकसद है, ऐसे किसी फंड को कंट्रोल करना। उसके बाद में जॉलो ने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली और फिर एक नई कंपनी की शुरुआत की जिसका नाम रखा विंटन ग्रुप। इसने अपने दोस्तों को बताया विंटन का मतलब होता है एक ऐसी चीज जो टन्स में पैसे विन करे, और उसकी ये कंपनी भी टन्स में पैसे बनाएगी। कंपनी का मेन काम ये था कि मिडिल ईस्ट के जो इन्वेस्टर्स थे उनको एनकरेज करना ताकि वो मलेशिया के प्रोजेक्ट्स में अपने पैसे इन्वेस्ट कर सके। सो इसने अपना ऑफिस भी फेमस पेट्रोनस टावर में ओपन किया। हालांकि उसके पास पैसे नहीं थे, फिर भी उसने बैंक से लोन वगैरह लेकर इतना महंगा ऑफिस शुरू किया, क्योंकि वो जानता था कि मैं लोगों के सामने अपने आप को जितना बड़ा दिखाऊंगा लोग मुझे उतना ही बड़ा समझेंगे। लेकिन इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए अब जरूरत थी जेन्युइन क्लाइंट्स की, और यहाँ काम आए उसके रिच लोगों के साथ बनाए हुए कनेक्शंस। देखिए दोस्तों, हैरो में जब वो अपनी स्कूलिंग कंप्लीट कर रहा था तो वहां उसका एक बेस्ट फ्रेंड था रीजा अजीज, जो हमेशा उसके साथ रहा करता था। रीजा अजीज मलेशिया की प्रोमिनेंट गवर्नमेंट नजीब रजाक का सौतेला बेटा था, और जिस वक्त इसने अपनी कंपनी शुरू की थी उस टाइम नजीब मलेशिया का डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बन चुका था। सो इसने डिसाइड कर लिया था कि जल्दी से जल्दी नजीब के सर्कल में जाना होगा, और ये पॉसिबल हो सकता था सिर्फ और सिर्फ रीजा अजीज के थ्रू। एक दिन इसको पता चला कि नजीब मलेशिया में होने वाले बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए इन्वेस्टर ढूंढ रहा है ताकि वो लोग मलेशिया के डेवलपमेंट में पैसे इन्वेस्ट कर सके। देखिए दोस्तों, मलेशिया की गवर्नमेंट का प्लान था कि वो भी सिंगापुर जैसा फाइनेंशियल और लाइफस्टाइल सेंटर मलेशिया में कंस्ट्रक्ट करवाना चाहते थे। अब जो लोगों के लिए नजीब के सर्कल में जाने का ये सबसे अच्छा मौका था, क्योंकि उसकी कंपनी विंटन ग्रुप का काम ही तो इन्वेस्टर्स को मलेशिया में लाना था। अब रीजा अजीज के थ्रू वो नजीब से मिल पाया और मीटिंग में उसने कहा कि मिडिल ईस्ट में मेरे अच्छे कनेक्शन है, मैं इजीली आपके लिए इन्वेस्टर्स ला सकता हूं। वैसे दोस्तों, अब तक आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि जो लोगों ने मिडिल ईस्ट में अपने कनेक्शन ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिए थे, तो उसके बाद में वो मिडिल ईस्ट गया और वहां से कई सारे इन्वेस्टर्स को मलेशिया में लेकर आया। इन सब के दरमियान मलेशिया में इलेक्शन होने वाले थे, और जब वहां की जनता को पता चला कि नजीब मलेशिया के डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्टर ला रहा है, तो वहां के लोगों में एक अलग ही खुशी देखने को मिल रही थी, और नजीब इलेक्शन में भारी बहुमत से जीत गया। अब जोलो नजीब का एकदम करीबी बन गया, लाइक अ फैमिली मेंबर, और वो फैमिली मेंबर जैसा बिहेव भी करने लगा। जैसे नजीब की जो वाइफ थी उसको एक्सपेंसिव ज्वेलरी गिफ्ट करना, नजीब के बेटे की पेरेंट टीचर मीटिंग में जाना वगैरह वगैरह। उसके बाद में सही मौका देखकर जॉ ने नजीब से कहा कि मिडिल ईस्ट कंट्रीज अपने देश के डेवलपमेंट के लिए यूज होने वाले पैसे को सॉवरेन वेल्थ फंड में रखती है, हमें भी मलेशिया के डेवलपमेंट के लिए वैसा ही एक वेल्थ फंड बनाना चाहिए जिसमें पैसे इन्वेस्ट किए जा सके, और उस पैसे से हम बड़े बड़े पॉलिटिकल इवेंट कर सकते हैं, रोड बना सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं, और जो गरीब लोग हैं उनके लिए अफोर्डेबल घर भी बना सकते हैं। नजीब को यह प्लान काफी अच्छा लगा। उसने सोचा ऐसा करने से मलेशिया की जनता को जो उसने वादा किया था वो कंप्लीट कर पाएगा, और आने वाले इलेक्शन में भी खुद की पोजीशन को सेव कर पाएगा। इसलिए नजीब ने वेल्थ फंड के प्लान को डन कर दिया। फिर 31 जुलाई 2009 को 1MDB को लॉन्च किया गया, जिसका फुल फॉर्म था मलेशिया डेवलपमेंट बेहार्ड, और इस फंड में हजारों करोड़ों रुपए डाले गए। अब दोस्तों, इतना पैसा डाला है तो इसका इंचार्ज भी किसी भरोसेमंद आदमी को ही बनाना होगा जो इन पैसों को सेफ रख सके और सही तरीके से यूज कर सके। अब आप समझ गए होंगे उस वक्त नजीब के लिए जॉ से ज्यादा भरोसेमंद और कोई भी नहीं था। फाइनली 1MDB का पूरा कंट्रोल जॉ के हाथ में आ गया, और फिर वो कुछ ही दिनों में अपने सऊदी अरब के कनेक्शन से एक ऑयल प्रोजेक्ट मलेशिया में लेकर आया, जिसमें 1MDB को पेट्रो सऊदी नाम की एक कंपनी को $1 मिलियन देने थे। तो जॉ ने नजीब से परमिशन ले ली, क्या मैं इस डील के लिए पेमेंट 1MDB के अकाउंट से कर दूं? नजीब ने जॉ पर ट्रस्ट करके उसे परमिशन दे दी। अब दोस्तों, एक चीज को आप ध्यान से समझिए, ऑयल प्रोजेक्ट भी जॉ लेकर आया, 1MDB का कंट्रोल भी उसके पास ही था, तो इस सिचुएशन में कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जो उससे सवाल कर सके कि कितना पैसा कहां गया, किसके अकाउंट में गया वगैरह वगैरह। और इसी चीज का फायदा उठाया जॉ ने। देखिए, उसने सिर्फ $300 मिलियन ही पेट्रो सऊदी में भेजे थे, और बचे हुए $700 मिलियन एक गुड स्टार लिमिटेड नाम की कंपनी में डाल दिए, और फिर सबको बताया कि गुड स्टार लिमिटेड पेट्रो सऊदी की एक कंपनी है, इसलिए ऑन पेपर यही लिखा गया कि सारा पैसा पेट्रो सऊदी को ही दिया गया है। लेकिन एक्चुअल में गुड स्टार लिमिटेड कोई रियल कंपनी थी ही नहीं, वो एक शेल कंपनी थी। आई होप आप जानते होंगे शेल कंपनी एग्जैक्टली क्या होता है। जो लोग नहीं जानते, आप बस इतना समझ लीजिए, शेल कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसका फिजिकल कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं होता, मतलब ना तो उनका कोई ऑफिस होता है, ना ही ये कंपनी कोई प्रोडक्ट या सर्विस सेल करती है, और ना ही इनके पास कोई एम्प्लॉय होते हैं। मतलब ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ पेपर पे होती है। अब गुड स्टार लिमिटेड जो कि एक शेल कंपनी थी, इसे किसी और ने नहीं बल्कि जॉ लो ने ही बनाया था। मतलब $700 मिलियन पेट्रो सऊदी के नाम से उसने खुद को ही ट्रांसफर किए थे। अब जॉ लो ने इन पैसों से लग्जरी बंगलो, होटल, स्पोर्ट्स कार और यहाँ तक कि प्राइवेट जेट भी खरीदे। लेकिन यहाँ भी वो अपनी पुरानी स्ट्रेटेजी के साथ ही चल रहा था, बिलियनर्स लोगों से कनेक्शन बनाना। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अक्टूबर 2009 से लेकर दिसंबर 2010 तक जॉ और उसके दोस्तों ने गैम्बलिंग, पार्टीज, प्राइवेट जेट, हॉलीवुड मॉडल्स, इन सब में लगभग $85 मिलियन
डॉलर्स खर्च किए थे। जॉ बड़े बड़े हॉलीवुड सेलिब्रिटीज को सिर्फ उसकी पार्टी अटेंड करने के लिए $1 लाख तक दिया करता था। इसके अलावा दोस्तों जॉ की अय्याशियों का एक और इंटरेस्टिंग किस्सा है। न्यू ईयर के टाइम पे उसकी इच्छा हुई कि वो 2 बार न्यू ईयर पार्टी मनाना चाहता है, इसलिए उसने क्या किया, अपने दोस्तों के साथ प्राइवेट जेट में बैठकर सबसे पहले सिडनी गया और वहां पर न्यू ईयर एंजॉय किया, और उसके बाद में सिडनी से लास वेगास गया और वहां पर भी उसने न्यू ईयर एंजॉय किया। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, सिडनी और लास वेगास में 19 घंटों का टाइम डिफरेंस है, यानी कि सिडनी में अगर अभी 12 बजे होंगे तो 19 घंटों के बाद लास वेगास में 12 बजेंगे। और इस तरह जॉ लॉ ने 2 बार न्यू ईयर पार्टी को एंजॉय किया। इन सब के बाद में जॉ ने डिसाइड किया कि वो कोई लेजिटिमेट बिजनेस करेगा। उसको एलए की लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा पसंद थी। उसने सोचा क्यों ना हॉलीवुड मूवीज में अपना पैसा इन्वेस्ट किया जाए। फिर उसने रेड ग्रेनाइट पिक्चर्स के साथ मिलकर एक फिल्म बनाई जिसका नाम था द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट। इस मूवी में मेन लीड में थे डिकैप्रियो, जिन्होंने टाइटैनिक मूवी में भी काम किया था। इस मूवी का बजट था $100 मिलियन का। इसके अलावा और भी बड़ी बड़ी एड एजेंसीज में उसने अपना पैसा इन्वेस्ट किया था। अब जॉ के पास पैसे खत्म होने लग गए थे, इसलिए वो मिला टिम लेजनर से, जो कि गोल्डमैन शेक नाम की एक गवर्नमेंट बैंक का हेड था। और गोल्डमैन शेक से दुनिया के काफी बड़े बड़े लोगों का कनेक्शन था। टिम लेजनर से मीटिंग करने के लिए जॉ ने एक लग्जरी जेट भेजा और उसके बाद में टिम को उसने अपना प्लान बताया कि 1MDB चाहती है कि गोल्डमैन शेक उसके लिए फंड रेज करे थ्रू बॉन्ड सेल। लेकिन गोल्डमैन शेक के टिम ने कहा कि आपने अभी तक कोई भी फंड रेज नहीं किया है, इसलिए इन्वेस्टर्स आप पे ट्रस्ट कैसे करेंगे। लेकिन जॉ ने अपने कनेक्शंस के थ्रू अबू धाबी के सॉवरेन वेल्थ फंड से 1MDB को कनेक्ट कर दिया। अब दोस्तों 1MDB प्लस अबू धाबी वेल्थ फंड प्लस गोल्डमैन शेक, ये तीनों साथ में आ गए तो इन्वेस्टर्स के लिए इतना ही काफी था बॉन्ड खरीदने के लिए। फिर 2012 में 1MDB में $3.5 बिलियन का पहला बॉन्ड इशू किया गया थ्रू गोल्डमैन शेक, और ये सारा पैसा पावर प्लांट के प्रोजेक्ट के लिए आया था। लेकिन जॉ ने इसमें से $1.4 बिलियन अपनी बेनामी कंपनीज में डलवा दिए। उसके बाद में 2013 में भी $3 बिलियन का एक और इन्वेस्टमेंट आया था, लेकिन इस बार भी उसने अपने कनेक्शंस का इस्तेमाल कर इनमें से कुछ पैसे अपने बेनामी कंपनीज में डलवा दिए। दूसरी तरफ नजीब अपने पॉलिटिकल प्रॉब्लम में इतना उलझा हुआ था कि उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि 1MDB में एग्जैक्टली हो क्या रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जितने भी पैसे गवर्नमेंट के पास होते हैं वो इतना बड़ा अमाउंट होता है कि उसे मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसीलिए आप देखते होंगे आए दिन कोई ना कोई स्कैम होते ही रहते हैं। बस इसी के चलते जॉ ने 1MDB से टोटल $4.2 बिलियन चुराए थे। शायद आप सोच रहे होंगे कि इतने बड़े अमाउंट के बारे में नजीब ने क्या कभी एक बार भी जॉ से सवाल नहीं पूछा। देखिए नजीब जब भी जॉ से कुछ सवाल पूछता था तो वो हमेशा बता देता था कि मिडिल ईस्ट के प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिसके लिए पैसे दिए गए हैं। अब हर चीज ऑन पेपर सही होने की वजह से नजीब ने कभी भी जॉ पे शक नहीं किया। अब ये बात तो सभी जानते हैं कि चोर चोरी करने के बाद कोई ना कोई सबूत तो छोड़ ही देता है, और इस कहानी में भी ऐसा ही कुछ हुआ। 2015 में जॉ का एक ईमेल लीक हो गया जिसमें उसकी बेनामी कंपनी के बारे में बहुत कुछ इंफॉर्मेशन थी, और ये सब कुछ खत्म होने के लिए इतना काफी था। इस ईमेल की वजह से काफी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई, जिसकी वजह से पूरा स्कैम बाहर आ गया, और उसके बाद में लाखों मलेशियन लोग सड़कों पर उतर आए और प्रोटेस्ट करने लग गए। सबका कहना था कि नजीब इस फ्रॉड में शामिल है, इसलिए उसे अपने पद से इस्तीफा देना होगा। अब जैसे ही जॉ को इसके बारे में पता चला वो एकदम से गायब हो गया और आज तक किसी को भी नहीं मिल पाया। इस स्कैम की वजह से नजीब 2018 का इलेक्शन बहुत ही बुरी तरीके से हार गया। पिछले 60 सालों में पहली बार नजीब की पार्टी इलेक्शन हारी थी। ये सब होने के बाद नजीब अपनी वाइफ के साथ देश छोड़कर बाहर जा रहा था, लेकिन लोगों ने उसे एयरपोर्ट पर ही रोक लिया, जिसके बाद में और इन्वेस्टिगेशन हुई जिसमें पता चला कि नजीब के घर के अंदर $274 मिलियन की कीमत का सामान मिला था, जिसमें बहुत सारी एक्सपेंसिव ज्वेलरी, $28 मिलियन कैश और भी बहुत सारी चीजें थी। इसके बाद में एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने जब नजीब से कड़ाई से पूछताछ की तो और भी बहुत सारे क्राइम सामने आने लग गए जो नजीब ने अपने पॉलिटिकल करियर में किए थे, जिसके बाद में नजीब को 12 सालों की जेल हो गई। लेकिन दोस्तों अगर बात करें जॉ लॉ की तो पूरी तरीके से गायब हो गया, और कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि वो चाइना में रहता है और 1 या 2 इवेंट में उसको देखा भी गया था, पर ऑफिशियली वो कहां पे है आज तक कोई भी नहीं जानता। इस केस में आज तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन अभी तक जॉ का कोई भी पता नहीं चला है। वेल ये तो हम सबको पता है कि जितना पैसा जॉ के पास है वो आराम से जिंदगी भर बैठ के खा सकता है और दुनिया के किसी भी कोने में अपनी जिंदगी अच्छे से गुजार सकता है। सो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। जॉ ने सही किया गलत किया, आपकी क्या राय है प्लीज मुझे लिख के बताना। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को कम से कम 10-15 फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।